केंद्र की मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसके लिए आपको तसल्ली बख्श तरीके से ये रिपोर्ट देखनी होगी। जब हम दवा खरीदते हैं तो हमें ये उम्मीद रहती है कि सरकारी नियामकों ने जांच परख कर ही मार्केट में क्वालिटी दवाओं को उपलब्ध कराया होगा। लेकिन हाल ही में संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे दवा की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाले दवा निर्माताओं को सजा में छूट दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर किए गए इन संशोधनों से फार्मा से जुड़ी कंपनियों, पूंजीपतियों को तो बेशक फायदा होगा, लेकिन आम जनता की जान से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 27 जुलाई को लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर जारी विरोध के बीच ही जन विश्वास बिल 2023 को पारित किया गया। बिल पेश करते वक्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमें लोगों पर भरोसा करना होगा। छोटी मोटी भूल या गलतियों के लिए उन्हें सजा देना ठीक नहीं है। छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगाकर छोड़ देना ही ठीक है। इससे कारोबारियों में छोटी गलतियों के लिए आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई का भय खत्म हो जाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद 2 अगस्त को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जन विश्वास बिल के तहत 42 कानूनों की 180 धाराओं में आपराधिक मुकदमे और सजा के प्रावधानों को खत्म किया गया है। कई अपराधों को जुर्माने तक सीमित किया जाएगा तो कई सजा खत्म कर दी जाएगी। इन मामलों में अब पुलिस की ओर से आपराधिक मुकदमा ना चलाकर संबंधित विभागों की ओर से ही जुर्माना लगाया जा सकेगा। लेकिन इन 42 कानूनों में सबसे ज्यादा विवाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27D में किए गए संशोधन को लेकर हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिल पारित हो जाने के बाद इन संशोधनों के अंतर्गत निम्न स्तरीय गुणवत्ता वाली दवाएं यानी सब स्टैंडर्ड दवाओं के निर्माण के मामले में दवा कंपनियों को अब आपराधिक मुकदमे से छूट मिल जाएगी। इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल है कि कानून की शक्ल लेते ही क्या दवा कंपनियों को लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की छूट मिल जाएगी? ये सवाल हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर जी से बात की। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। जन विश्वास बिल जो भी पार्लियामेंट से पास हुआ है, अब एक्ट बन गया है, इसमें ना बड़े सारे कानून ऐसे, आई थिंक 42 कानून ऐसे थे जिन्हें गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिक्रिमिनलाइज करेंगे इन चीजों को। ये कहा है कि भाई एक्चुअली इसमें छोटी छोटी सी मतलब जो कंप्लायंस की त्रुटियां थी, इनको जो कारावास की सजा अभी लॉ में है उसको हटाने की बात हुई है। ये बात देखिए समझ आती है जहां पे पेपर वर्क का वायलेशन, जैसे मान लीजिए आपको कोई कंप्लायंस के लिए कोई पेपर फाइल करना है और आपने देरी कर दी उस चीज को फाइल करने की, उसमें बात समझ आती है कि भाई आप उसको किसी आदमी को जेल नहीं भेज सकते। पर ये ऐसी जो चीजें हैं जहां पे मतलब किसी को हानि हो रही है, जिसके कारण ज्यादातर वायलेशंस हो रहे हैं, ऐसी चीजों में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इन 42 लॉज के अंदर में एक ऐसा 2 लॉज हैं जिसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आज। एक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, दूसरा है इंडियन फार्मेसी एक्ट 1942। इन दोनों एक्ट्स के अंदर ना गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं। कई ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें कारावास की सजा थी। अब उस कारावास की सजा को एक कॉन्सेप्ट है लॉ में कंपाउंडिंग करके, इसको कहते हैं कि भाई अगर मान लो 2 प्रोविजंस ऐसे हैं, एक में कारावास है और एक में आपको जुर्माना है, तो होता यह है कि अगर आप जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाओ तो कारावास नहीं होगा। ये प्रक्रिया यूज की है लॉ के अंदर। कंपाउंडिंग की जो ये प्रक्रिया लागू की है जन विश्वास एक्ट के थ्रू। अब जज साहब के अपने हाथ बांध दिए, जज साहब के पास या आपको ऑप्शन भी नहीं है कि आपको कारावास भेज चुके। आप जज साहब ये कर सकते हैं कि जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख रुपए भी, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार करती हैं, लाख रुपए की फाइन क्या कौन सी बड़ी बात है लोग। तो ये हुआ है। लेकिन सवाल इतने ही नहीं है, मुद्दा बड़ा है। तो हमारा आपका ये समझना जरूरी है कि जन विश्वास बिल कानून के रूप में आते ही क्या इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा? ड्रग लॉ में किस तरह का असर होगा? इस पर एक्सपर्ट ने हमें क्या बताया, सुनिए। पहला वाला लॉ लूंगा, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है ना। इसमें ना 4 प्रोविजंस हमारे लॉ के अंदर जो कहते हैं कि आप गलत गुणवत्ता की दवाई बनाओगे और बेचोगे
तो आपको जिस तरह का कारावास हो सकता है। पहली कैटेगरी ये है कि इसमें लिखा है अडल्टरेटेड ड्रग्स। इसमें ये है कि भाई डेफिनेशन में लिखा गया है कि ऐसी कोई भी दवाई जो अनसैनिटरी कंडीशन में बनाई गई है या उसमें कोई नॉक्शियस सब्सटेंस है। इसके लिए क्या किया है, इसमें इसमें लॉ में लिखा है कि भाई इसमें अगर ऐसी दवाई से आपको किसी को हानि होती है, इसमें अ फाइन ऑफ ईदर 10 lakhs और 3 times द वैल्यू ऑफ ड्रग व्हिच इज हायर। ये इसकी इसमें लॉ के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी कैटेगरी है स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स बेसिकली जो काउंटरफीट ड्रग्स होती है, जैसे मान लीजिए किसी किसी छोटी कंपनी ने किसी बड़ी कंपनी के नाम से दवाई बना के बेच दी और पता लगा कि भाई आपकी दवाई है नहीं, वो कई बार ऐसे होता है, काउंटरफीट ड्रग्स कहते हैं इनको। पहले वाला कहा ना अडल्टरेटेड, ये होता है सेक्शन 17 और सेक्शन 27 AB में आता है। ये स्पूरियस ड्रग्स सेक्शन 17B और 27AB में आता है। इसमें भी ये है कि अगर आप इसके कारण किसी को हानि होती है तो अ फाइन ऑफ ईदर 10 lakhs और 3 times द वैल्यू ऑफ ड्रग्स व्हिच इज हायर, है ना। तीसरी कैटेगरी है मिसब्रांडेड ड्रग्स। इसमें ये होता है कि ड्रग की लेबलिंग होती है, आप दवाई के पत्ता खरीदते हो, उस पर लिखा होता है पीछे कि भाई क्या है उसके अंदर, लेबल लिखा होता है ना उसके अंदर, क्या क्या दवाइयां उसके अंदर है उसके अंदर। तो लेबलिंग अगर गलत है उसमें और उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है उसकी उसकी 20,000 रुपए की पेनल्टी थी पहले वाले एक्ट के अंदर। आखिरी सेक्शन जो है, जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स है, जो सेक्शन 16 और सेक्शन 27D ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का होता है, उसमें यह है कि भाई अगर कोई ऐसी दवाई जिसकी गुणवत्ता स्टेट ड्रग लैब्स जो टेस्ट करते हैं और वो इस्टेब्लिश करें कि जो इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, पहले उसमें था कि भाई आपको 2 लाख से सॉरी 1 साल से 2 साल की सजा हो और 20,000 रुपए का जुर्माना हो। ये पहले लॉ में लिखा हुआ था। अब जन विश्वास एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अगर आप फाइन पे करने का तैयार हो तो आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। इन सब के बीच सरकार और फार्मा लॉबी कह रही है कि NSQ दवा माने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवा शरीर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि गंभीर अपराधों में सजा के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं है। इन दोनों ही बातों का सच क्या है, हमने ये भी जानने की कोशिश की है। सुनिए। कि आप कोर्ट के जजमेंट देखिएगा, कोर्ट के ना खुद के जजमेंट देखिएगा, कई ऐसी दवाइयों ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे 27D में प्रोसिक्यूशन हुआ है और कंपनियों को जुर्माना लगा है। अब मैं बताता हूँ किस तरह के केसेस हैं इसके अंदर। एक जगह ऐसे हुआ है कि एक दवाई बनती है हार्ट के लिए, नालप्रोल। उस दवाई के अंदर ये प्रूव किया गया कोर्ट के अंदर कि लेबल पे जो लिखा हुआ है उसका सिर्फ 45% अवेलेबल दवाई थी उसके अंदर, 45%। अब मानिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हो, डॉक्टर ने कहा है कि आपको 100 मिलीग्राम की दवाई लेनी है हर दिन, क्योंकि ये तो लंबी लंबी चलने वाली दवाई है। 100 की जगह आपको 45 ही मिल रही है उसके अंदर, तो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए आप। और हमारे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे देश में ये सिस्टम्स नहीं है पता कर सकें कि गलत गुणवत्ता की दवाई खाने से ना लोगों पर असर क्या पड़ रहा है। ये सिस्टम्स हमारे पास है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं लोग जो इस तरह के काम करते हैं। आप देखिए कोविड के पीक में बिहार में 4-5 लोगों की मौत हुई थी रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने से। उस रेमडेसिविर के इंजेक्शन में ना उसमें कंटामिनेशन पाया गया था, बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन सेक्शन 27D के अंदर आता है। जब सेक्शन 27D के अंदर आता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन से कारण लोगों की मौत हुई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेजर ऑफेंसेस नहीं है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 2022 की, रिपोर्ट नंबर 17, उनके वेबसाइट के ऊपर है, आप जाके देखिएगा। उसके अंदर ये रिपोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ना, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दवाइयां खरीदती है अपने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जो आता है उसकी 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 ऑडिट की थी सेंट्रल हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने। ये आप जाके पढ़िए रिपोर्ट 17 ऑफ 2022 आप पिछले साल की रिपोर्ट। इसमें ना पेज नंबर 35 पे एक टेबल है, आप उसको देखिए करीब से। उसमें ये लिखा गया है कि हर शहर में, इसमें नाम दिया है शहर, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, लाखों ऐसी दवाइयां इन बेनिफिशियरीज को दी गई हैं जिनकी गुणवत्ता बाद में ठीक नहीं पाई गई थी। अब जानिए, अब सोचिए आपकी फैमिली में कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का बेनिफिशियरी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रही है और उनकी गुणवत्ता गलत पाई गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे CAG साहब कह रहे हैं। और उनको पता, उनको इन जो पेशेंट्स को दवाई दी गई थी उनको बताया तक नहीं गया है कि आपकी दवाइयां गुणवत्ता की सही खरी उतरी नहीं है।
ये कंट्रोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। अब ऐसे सिचुएशन में मुझे बताइए, कानून सख्त करने की जगह हम लोग कानून को ढीला कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। NSQ मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवा क्या असर कर सकती है, डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने इसे तफसील से समझाया। बात सजा के प्रावधानों में ढील की हो रही है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब हाल ही में WHO ने भारत में बनी एक और कफ सिरप को जानलेवा बताते हुए मेडिकल अलर्ट जारी किया। बीते 10 महीनों में ये 5वीं बार है जब WHO ने भारतीय कफ सिरप को लेकर अलर्ट किया है। भारत की दवा कंपनियां कटघरे में खड़ी हैं। दरअसल इराक समेत कई देशों में इन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। इन सभी का सिलसिला WHO की जांच रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ। मिलावटी दवाओं की जांच हुई, 20 सिरप असुरक्षित मिले। इनमें से 7 को भारतीय दवा निर्माता तैयार करते हैं। कुल असुरक्षित सिरप की वजह से तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। गाम्बिया हो या फिर श्रीलंका, हाल में असुरक्षित दवाओं की वजह से हुई इन घटनाओं ने लोगों के जहन में एक और सवाल छोड़ा है। सवाल इस बात के चलते भी क्योंकि भारत को फार्मेसी हब के रूप में भी देखा जाता है। सवाल ये कि भारत क्या अपने लिए अलग दवा बनाता है और जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट की जाती हैं वो अलग तरीके से बनती हैं। पूरा प्रोसेस क्या है, एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए क्या है ना कि हर देश की रेगुलेटरी सिस्टम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे अमेरिका की है, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की है। ये लोगों की इन देशों की जैसे जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इनकी जो रेगुलेटरी सिस्टम है बहुत टाइट है। तो इनके यहाँ जो दवाएं जाती हैं, ये इनकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी होती है। हमारी बड़ी कंपनियां, आप किसी कंपनी का नाम ले लीजिए, इंडिया में जो बड़ी-बड़ी कंपनी एमएनसीज कंपनीज है जो हमारे यहाँ की दवाइयाँ बेचती है लोकली। इनके ना 2 अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है। एक फैसिलिटी जो होती है जो दवाई एक्सपोर्ट के लिए बनाती है, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होती है जो दवाई हमारे देश के लिए बनाती है और ऐसे देशों के लिए बनाती है जहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम इतना टाइट नहीं है। जैसे अफ्रीका की बात हो रही है, जैसे साउथ अमेरिका की बात हो रही है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। जो देश खरीद रहे हैं, अगर उनमें रेगुलेटरी कैपेसिटी और सिस्टम स्ट्रिक्ट है, तो उनको कंप्लाई करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हमारे यहाँ देश में बनाती है दवाई और भेजती है बाहर, उनको उनके स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्ड होती है दवाई बनाने की, ये स्टैंडर्ड को बहुत डिल्यूट कर दिया गया है। और इस कारण हमारे यहाँ की जो दवाइयाँ बनती है और जो लोकल बिकती है, जो अफ्रीका जाती है, इनके स्टैंडर्ड्स वो नहीं होते हैं जो अमेरिका में होते हैं और जो वेस्टर्न यूरोप में होते हैं। अब बात ये है कि जब स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे पास ना, हम गरीब देश हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था अमेरिका जैसे नहीं है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी दवाइयाँ इतनी महँगी हो जाएँ कि लोगों की पहुँच के बाहर हो जाएँ। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ मैं। अफोर्डेबिलिटी दवाइयों की बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे कई बार देखा है, हवा दवाइयाँ 1000, 10,000, 15,000, 20,000 की बिकती हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि दवाइयाँ अफोर्डेबल नहीं होनी चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए, अगर आपने सस्ती दवाई खरीदी और वो काम नहीं किया उसने, उसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया, तो सस्ती दवाई किस काम की? है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो रेगुलेटर है, उसको सख्त होना चाहिए। उसको अपने स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। उसको हमारी जो कंप्लायंस है उसको ठीक करना चाहिए ताकि हमारी जो दवाइयाँ हैं, ये इतनी महँगी भी ना हो जाए कि लोगों की पहुँच के बाहर हो जाए। पर जो दवाई जब डॉक्टर लोग देते हैं, तो काम उस ढंग से करें। श्रीलंका में अभी कुछ दिन पहले ही कई लोगों की आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत आई थी। फिर गुजरात की इंडियाना ऑप्थेल्मिक्स नाम की भारतीय फार्मा कंपनी को यहां दवा आयात के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। दरअसल एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय दवा उद्योग में क्वालिटी चेक की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार का जोर है कि बिजनेस को आसान बनाया जाए नियमों एवं शर्तों में कटौती के जरिए। क्या इसका फायदा होगा? इस फायदे के पीछे हम क्या कुछ दाव पर लगा रहे हैं, आइए वो सब कुछ भी समझ लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके कारण ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़ेगा। कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए जो भय था जेल जाने का हट गया है। तो अब ऐसे कई लोग आएँगे इसके अंदर जो अपनी कंपनी खोलेंगे, दवाई बनाएँगे, तो ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये क्या कॉस्ट है बनेगी इसकी? इसका असर क्या होगा? ये तो समय बताएगा है। अब देखिए क्या है कि हमारे देश में भी ये जो कॉफ सिरप पॉइज़निंग हो रही है ना, बहुत बारी हुई है। ऐसी बात नहीं है नहीं हुई है। अभी हमारे यहाँ जम्मू में 2019 में हुई थी। पर इतना हवा क्यों मचा हुआ है हमारी दवाइयों का, डीजी पॉइज़निंग का? क्योंकि ये देश के बाहर होती हैं और वहाँ पे रिपोर्टिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भैया अब जम्मू में जब हुआ तो ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, उसके बाद में
बात खत्म हुई वहां पे। पर जब उज्बेकिस्तान में हो रहा है, इराक में हो रहा है, कैमरून में हो रहा है, गाम्बिया में हो रहा है, ये इंटरनेशनल इंसिडेंट्स बन जाते हैं, है ना? तो समय बताएगा। अब इसके अंदर हमारे अब जो चेंज किया हमने, 1-2 साल चलने दीजिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हमारी दवा की गुणवत्ता सही हुई है, नहीं हुई है। हाँ, ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़ेगा, मैं इसमें मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ढेरों शिकायतों के बीच पूछा जाना चाहिए था कि क्वालिटी से समझौता क्यों किया जा रहा है, क्यों दवा से ठीक करने के बजाय लोगों को और बीमार किया जा रहा है। लेकिन बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हो रही है, लोगों की सेहत की नहीं। आगे बढ़ने की इस दौड़ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही जरूरी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते चलते एक जरूरी सूचना, 21 अगस्त माने सोमवार से शुरू हो रहा है हमारा नया वीकली शो धांसू आइडिया। अब से हर सोमवार सुबह 11 बजे आप जानेंगे एक ऐसे नायाब आइडिया के बारे में जिसमें एक सफल स्टार्टअप जना सफलता की कहानियों के साथ होंगे वो सबक भी जो कल आपकी जिंदगी में भी काम आ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।